वेलकम टू एस टी ऑलराउंड। आज है 20 अप्रैल 2022 और 20 अप्रैल 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सभी को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम हर क्वेश्चन से रिलेटेड उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा और लास्ट में दोस्तों हम आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से। और पहला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है दोस्तों कि हाल ही में किस डायरेक्टर को डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी, सुजीत सरकार। दोस्तों डायरेक्टर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं सुजीत सरकार। आपको दोस्तों सुजीत सरकार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब। आपको ध्यान रखना है कि सड़क परिवहन मंत्री कौन है, नितिन गडकरी हैं। उन्होंने दिल्ली के में कई श्रेणियों में 2021 में AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स प्रदान किए। फिल्म श्रेणी में सरदार उधम के लिए सुजीत सरकार को डायरेक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं इस साल के MIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स के 12वें संस्करण में आयोजन भी 7वें नेशनल लीडरशिप कॉन्क्लेव के साथ किया जा रहा है। तो ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। वहीं दोस्तों इस अवार्ड के बारे में बात करें तो दोस्तों हर साल AIMA जो पुरस्कार है दोस्तों डायरेक्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान करता है जो एक ऐसे व्यक्ति को पहचानता है जिसने फिल्म निर्माण की भावना का उदाहरण दिया है और इसमें एक उत्कृष्ट कृति बनाई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आइए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं। जैसे 2022 में कुछ प्रमुख पुरस्कार थे दोस्तों, आपको इनको ध्यान रखना है। 2022 में जैसे एक दीनानाथ अवार्ड है दोस्तों, अभी हाल ही में किसे प्रदान किया गया तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दीनानाथ पुरस्कार, लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं राज्य जल पुरस्कार किसे दिया गया है दोस्तों, तो राज्य जल पुरस्कार जो है तो उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी को दिया गया है। आपको ध्यान रखना है। असम वैभव एक पुरस्कार है दोस्तों जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, असम वैभव, और इसको प्रदान किया गया है ये रतन टाटा जी को। किसको, रतन टाटा को ये प्रदान किया गया। अच्छा दोस्तों रतन टाटा से याद आया कि अभी हाल ही में रतन टाटा जी ने एक ऐप भी लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है तो टाटा नियो ऐप। आपको ये भी ध्यान रखना है। वहीं अच्छा बताइए दोस्तों कि नेताजी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है तो ये दोस्तों जापान के प्रधान शिंजो आबे, अब वर्तमान में तो नहीं है लेकिन पहले ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं, कहाँ के, जापान के थे। वहीं मिस वर्ल्ड 2022 में कैरोलिना बिलावाश्का, इनका नाम ध्यान रखना है आपको, कैरोलिना बिलावाश्का इनका नाम है और मिस वर्ल्ड 2022 का पुरस्कार इन्होंने जीता है। तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार थे, आपको इनको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। दोस्तों उससे पहले आ गया हमारा जीके बूस्टर, और जीके बूस्टर दोस्तों आज हमने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है और इसका नाम है भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। दोस्तों आइए हम एक एक कर आपको इनके हवाई अड्डे के बारे में बताते हैं, भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई। जैसे सबसे पहले है दोस्तों दिल्ली का दोस्तों क्या नाम है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। वहीं मुंबई की बात करें तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र है। चेन्नई में है दोस्तों तो चेन्नई का है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। कोलकाता में कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। और बेंगलोर का है दोस्तों तो कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र है। हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र है। रांची जो कि कहाँ है, झारखंड में है, झारखंड की राजधानी है रांची, जो कि बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। और अहमदाबाद दोस्तों गुजरात का सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। जयपुर दोस्तों जयपुर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र है, जयपुर में एक है। एक तिरुवनंतपुरम जो कि त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय है। और एक गोवा है दोस्तों जिसे दाबोली अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र भी कहते हैं। गुवाहाटी का दोस्तों लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। अच्छा अमृतसर का है, अमृतसर में तो श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। कोचीन है तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। पोर्ट ब्लेयर जो कि ये कहाँ है तो अंडमान निकोबार में है और ये वीर सावरकर जी के नाम पर है, अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र है। कोझिकोड है, को ध्यान रखना। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र है भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र नागपुर में है दोस्तों। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। और लखनऊ का क्या नाम है, चौधरी चरण सिंह। वाराणसी में जो है तो इसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। मंगलौर में अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र है। और कोयम्बटूर का ध्यान अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र है कोयम्बटूर। वहीं तिरुचिरापल्ली है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। इम्फाल में इम्फाल है, इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय। और श्रीनगर का श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। तो दोस्तों ये विमान क्षेत्र है आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। सेकंड प्रश्न है कि हाल ही में एयर इंडिया एसेट होल्डिंग के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना विक्रम देवदत्त। क्या है दोस्तों, विक्रम देवदत्त इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो एयर इंडिया के एसेट होल्डिंग के अध्यक्ष हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के पद और वेतन में 27 जनवरी 2022 से एयर इंडिया एसेट होल्डिंग के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में विक्रम देवदत्त को नियुक्त किया है। आपको बता दें कि देवदत्त एयर इंडिया के CMD के रूप में प्रभारी थे जब तक कि एयरलाइन को टाटा समूह को सौंप दिया गया था। वहीं आपको ध्यान रखना है कि सरकार ने 8 अक्टूबर 2021 को घोषणा की थी कि टाटा समूह 18,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया का अधिग्रहण करने की बोली जीती है। वहीं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में आपको ध्यान रखना है। जो नियुक्ति संबंधित प्रश्न आया है दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना है कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, तो भगवंत मान आपको ध्यान रखना है। भगवंत मान जो है दोस्तों तो नए CM बन गए हैं पंजाब के। वहीं UPSC के नए अध्यक्ष भी वर्तमान में बने हैं, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना मनोज सोनी जी हैं। तो मनोज सोनी UPSC अर्थात संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो कैटलिन, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, कैटलिन नोवाक, इनका नाम क्या है, कैटलिन नोवाक है इनका नाम। वहीं इसरो के नए अध्यक्ष बने, तो इसरो के नए अध्यक्ष S सोमनाथ की नियुक्ति हुई थी। ठीक है, अच्छा बताइए नए थल सेना कौन बने अभी, इसके नए थल सेना हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है दोस्तों, इनका नाम है मनोज पांडे। ठीक, पूर्व कौन थे तो मनोज मुकुंद नरवणे थे। अच्छा बताइए भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो V अनंत नागेश्वरन। क्या है नाम इनका, V अनंत नागेश्वरन इनका नाम है। पाकिस्तान अच्छा सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है, तो इनका नाम आपको बताना है। तो इनका नाम है दोस्तों, आपको ध्यान रखना, आयशा मलिक। क्या नाम है, आयशा मलिक। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल विश्व धरोहर दिवस की अगर हम बात करें तो हर साल दोस्तों विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 अप्रैल को आपको ध्यान रखना विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थलों और धरोहर के संरक्षण हेतु जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व धरोहर दिवस अर्थात वर्ल्ड हेरिटेज डे या अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस का आयोजन किया जाता है। अच्छा, वर्ष 2022 की थीम क्या है, तो धरोहर और पर्यावरण अर्थात हेरिटेज एंड क्लाइमेट है। अच्छा, वर्ल्ड हेरिटेज की बात आई है तो आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता दें। विश्व धरोहर विश्व विरासत का आशय ऐसे स्थान से होता है दोस्तों जिसे यूनेस्को के द्वारा उसके विशिष्ट सांस्कृतिक भौतिक महत्व के कारण सूचीबद्ध किया गया है, तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। वहीं विश्व धरोहर स्थलों की सूची में विश्व धरोहर कार्यक्रम के द्वारा तैयार किया जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के द्वारा इस कार्यक्रम को प्रशासित किया जाता है। सबसे पहले इस सूची में यूनेस्को द्वारा 1972 में अपनाई गई थी। कब शुरुआत हुई, तो 1972 में, ये आपको नोट करना है। वहीं सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण संबंधित कन्वेंशन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि सन्निहित होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की मेजबानी ऑप्शन नंबर बी मणिपुर करेगा। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको हम बता दें कि मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं N बीरेन सिंह। का नाम आपको ध्यान रखना है कि N बीरेन सिंह कौन है, तो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और इन्होंने घोषणा की है कि 165 फुट ऊंचा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पूर्वोत्तर, कितने फुट, 165 फुट ऊंचा। पूर्वोत्तर में सबसे ऊंचा मणिपुर में बिष्णुपुर जिले के मोइरंग में इंडियन नेशनल आर्मी मुख्यालय परिसर में फहराया जाएगा, जिसके लिए पहले ही एक पोल लगाया जा चुका है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको बता दें इसके बारे में, तो आपको ध्यान रखना है कि जो N बीरेन सिंह ने कहा है कि 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य का दौरा भी करेंगे, वहीं राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इम्फाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में मोइरंग, जो कि INA शहीद स्मारक परिसर में बोल रहे थे, जहां ध्वजारोहण दिवस की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है, तो ये बात आपको ध्यान रख। अच्छा, कुछ आपको मणिपुर के बारे में बता दें। मणिपुर के मुख्यमंत्री के बारे में हमने आपको बताया कि N बीरेन सिंह इनका नाम है। वहीं यहाँ की राजधानी क्या है दोस्तों, तो राजधानी इम्फाल राजधानी। मणिपुर की राजधानी आपको ध्यान रखें। मणिपुर का एक महत्वपूर्ण नृत्य है, फेमस नृत्य है, इसका नाम है रासलीला। क्या नाम है, मणिपुरी रासलीला है। इम्फाल दोस्तों, इम्फाल मणिपुर की राजधानी और भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि मणिपुर की विभिन्न जनजातियों की भूमि है। इम्फाल राज्य के सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं आपको कुछ ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बताते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। चलिए आज एक GK बूस्टर ही ले लीजिए। तो अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों, तो PM नरेंद्र मोदी हैं। A23 गेमिंग ऐप के हैं शाहरुख खान। गुड डॉट के हैं नीरज चोपड़ा। कोविड-19 टीका के कौन है, सोनू सूद हैं।
और अच्छा बताइए कि जो बाटा है, बाटा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दिशा पाटनी हैं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हैं अवनी लखेरा, जो कि एक तीरंदाज है। तो ये अभी आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ें दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या आ गया है? अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न आ गया है दोस्तों कि देश का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? देश का पहला स्किल इंडिया सेंटर स्थापित किया जाएगा कहाँ पर? तो ये किया जाएगा भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर कहाँ है दोस्तों? तो ये ओडिशा में है। कहाँ है? ओडिशा में है। और यहाँ पर पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो ये आपको पॉइंट नोट करना है, ठीक है ना। हम आपको बता दें कारण क्या है इसका स्किल इंडिया सेंटर स्थापित करने का। तो विदेशों में नौकरी का अवसर बढ़ाने के मकसद से ही उड़ीसा के भुवनेश्वर में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कौशल विकास संस्थान के बीच एक समझौता हुआ है। तो आपको ये पॉइंट नोट करना है। वहीं आपको बता दिए केंद्र ऐसे प्रशिक्षण का बंदोबस्त करेगा जिससे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, खाड़ी देशों में अंतर्राष्ट्रीय नियोक्ताओं की मांग के अनुरूप कौशल दे सके। तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको कि हाल ही में 29वें थल सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनोज पांडे जी को। दोस्तों ये मनोज मुकुंद नरवणे, जो अभी तक पूर्व थल सेना प्रमुख थे, अब वर्तमान में मनोज पांडे बन चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर मनोज पांडे। वहीं कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु अगर आपको बता दें हम, तो ध्यान रखना है मनोज पांडे के बारे में कि इन्हें लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे भारतीय सेना के 29वें सेनाध्यक्ष होंगे, ठीक है, 29वें। आपको हमने क्वेश्चन में ही बता दिया ये चीज़। वहीं वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे अपने 28 माह के कार्यकाल के बाद 30 अप्रैल को ये रिटायर हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे 23 अप्रैल को। तो दोस्तों राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षित लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने दिसंबर 1982 में इंजीनियरिंग कोर में कमीशन प्राप्त किया था। आपको बता दें कि 39 साल के सेवा काल में 39 साल के सेवा काल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने पश्चिम थिएटर कमांड में एक इंजीनियर ब्रिगेड की कमान संभाली, नियंत्रण रेखा पर एक इन्फेंट्री ब्रिगेड का भी नेतृत्व किया, लद्दाख सेक्टर के माउंटेन डिवीज़न की अगुवाई तक की है। पूर्वी कमान का प्रभार लेने से पहले वे अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ रहे हैं। और यह पहला मौका है जब एक इंजीनियर्स कोर का एक अधिकारी भारतीय थे, मतलब जो इंजीनियर जो कोर के अधिकारी हैं, इन्हें पहली बार क्या किया गया? भारतीय सेना का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं के मतलब और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसको, कि विश्व बैंक के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 से 2019 के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12.3%। दोस्तों अत्यधिक गरीबी में कितने परसेंट गिरावट आई है? तो 12.3, वो भी कब? 11 से 2019 के दौरान। वहीं आपको बता दें कि शहरी क्षेत्रों के मुकाबले में ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहाँ पर गरीबी में तेज़ी से कमी देखी गई है। यह जानकारी किसने दी है? तो ये जानकारी वर्ल्ड बैंक ने दी है। किसने दी है? तो वर्ल्ड बैंक पॉलिसी रिसर्च के वर्किंग पेपर में दी गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2011 में अत्यंत गरीबी कितनी थी? लगभग 22.5% थी, जो 2019 में कितनी हो गई है? 10.2% हो गई है। तो ये भी पॉइंट आपको नोट करना है। वहीं अगर हम ग्रामीण की बात करें 2011 से 15 के बीच, 2011 से 15 के बीच की अगर हम बात करें तो ग्रामीण में 26.3% से घटकर 21.9% पर आ गई, और इस तरह 4.4% की गिरावट देखी गई। वहीं शहरी क्षेत्रों की बात करें तो 2011 में कितनी थी? 2011 में 14.2 थी, जो कि अब वर्तमान में 12.9% देखी गई, लगभग 2% के आसपास गिरावट देखी गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं दोस्तों कुछ अगर हम आपको बता दें वर्ल्ड बैंक के बारे में, वर्ल्ड बैंक की बात आई है तो वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। कब हुई थी? 1944 में जुलाई। और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है दोस्तों। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है डेविड मालपास हैं। डेविड मालपास का नाम आपको ध्यान रखना है। एमडी और सीईओ कौन है? तो अंशुला कांत। एमडी और सीईओ अंशुला कांत जी हैं। तो ये दोस्तों वर्ल्ड बैंक के बारे में हो गया। आगे बढ़ें दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है कि राकेश तलवार। क्या नाम है दोस्तों? क्या नाम है इनका? राजेश तलवार। ठीक है दोस्तों, राजेश तलवार के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों।
जिन्हें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो दक्ष कहाँ लॉन्च किया गया था दोस्तों, ये नागपुर में, और ये कहाँ, महाराष्ट्र में है। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। आईपीएल के इतिहास में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि भुवनेश्वर कुमार पहले गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने 150 विकेट लिया है। इसके बाद नंबर आता है जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने लगभग 136 137 विकेट लिए हैं। ठीक है दोस्तों, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 8 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर मॉरिशस के प्रधानमंत्री 8 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे दोस्तों अब हम बढ़ेंगे। कल हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना था। तो आइए दोस्तों इसका आज हम आपको आंसर बताते हैं। दोस्तों कल का हमने प्रश्न क्या दिया था कि किस राज्य में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों ये भुवनेश्वर, जो कि कहाँ, उड़ीसा में किया जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा में FIH पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अब बढ़ते हैं और आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन ऑफ द डे में है दोस्तों, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ लॉन्च किया गया है, नागपुर, पटना, भोपाल, जयपुर। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है और मैं राइट आंसर आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं कल, धन्यवाद।